गाइस, एक कॉल आया मेरे पास कल किसी स्टूडेंट का और बड़ा परेशान सा था कि सर प्रिपरेशन करते समय तो सब समझ में आता है, एग्जाम में पेपर अच्छा नहीं जा रहा है ना। और बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि लेक्चर के टाइम पे तो सब समझ में आया, जो टीचर ने समझाया वो भी समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट जो मेजर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, AITS है, उनमें मार्क्स नहीं उस तरह से आता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो क्या करें गाइज? ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम का नाम क्या है बेटा? क्या नाम है एग्जाम का? जेईई एडवांस। जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड सब कुछ बेटा इसी में छिपा हुआ है। क्या करे? मार्क्स नहीं आएगा तो रैंक नहीं आएगी, तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा, इंप्रूव कैसे होगा? ठीक है, चीजें समझ में आ जाती है बट एग्जाम में वो मार्क्स उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता। पढ़ाई भी काफी आप लोग कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। जेईई एडवांस, तो जेईई एडवांस मैंने पहले भी कई बार बताया है बेटा कि जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो वी फेस डिफिकल्टी, और अगर वही काम बार बार करना शुरू कर देते हैं तो आसान हो जाता है अपने लिए, राइट ना। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा नजर आएगा जब आप कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाएंगे और जेईई एडवांस का पेपर उठाएंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा नए क्वेश्चंस जब भी मिलेंगे आप प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे, और ये सब फैमिलियर क्वेश्चंस होने वाले हैं बेटा, नोन क्वेश्चन। नए क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको डिफिकल्टी फेस आप करोगे ही करोगे। आप चंद्रयान मिशन को देखो, तो वो लोग क्या कम टैलेंटेड थे, बट अपना वो मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम रोज चंद्रमा में जाते रहते हैं। तो जो काम पहली बार होगा तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाएं। बट कैसे इंप्रूव करें? जो नए क्वेश्चंस जेईई में पूछता है उसमें कैसे क्या करें ऐसा कि हम जब एक्चुअल एग्जाम पे जाएंगे, अभी तो मॉक टेस्ट, मेजर टेस्ट, AITS ये सब आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में जब जाएं वहां स्कोर डेफिनेटली आए, तो ऐसा क्या करें? तो एक काम जो आपको सबको करना है बेटा, जितने भी टेस्ट आपके हो चुके हैं या फिर जितने भी टेस्ट आपके फ्यूचर में होंगे, आपको हर एक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन एनालाइज करना है, किसी दूसरे से पूछकर नहीं, सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से करना है वो भी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मिस्टेक्स। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि घर पे चीजें हो रही हैं, एग्जाम में नहीं हो रही हैं, घर पे चीजें हो रही हैं, एग्जाम में नहीं हो रही। वो अगर ऐसा होता रहेगा तो मार्क्स कभी नहीं आने वाला है। तो सेल्फ एनालिसिस में बेटा हर एक क्वेश्चन जो भी आपको, बिकॉज जितने भी आपके ये टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट, आगे मॉक टेस्ट होंगे, AITS होंगे, इनमें हम बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कॉपी पेस्ट करके आ गया, इधर से क्वेश्चन उठाया उधर डाल दिया, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चंस बनाते हैं तो बहुत पहले से सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम डालेंगे। ऐसा नहीं कि जो एग्जैक्टली हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन डाल दिया। तो जिस तरह से जेईई एडवांस में मिलेगा, हो सकता है उससे भी बेटर लेवल के क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाई दें जो आप मेजर टेस्ट दे रहे हो। तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए। जितनी मेहनत से टीचर ने टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको करनी है इस एनालिसिस में। तो एनालिसिस में
पहली चीज तो आपको लिखना है, जो आप कोई डायरी बना सकते हैं, बड़ा फाइल रख सकते हैं एनालिसिस के, क्योंकि आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं और हर टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या डालना है? माय आंसर, माय आंसर, और थोड़ा फीलिंग्स के साथ करिए, ये नहीं कि केवल लिख दिया आपने। माय आंसर, तो जो भी आपने टिक किया होगा, नहीं भी लिखा है वहां पर कोई आंसर टिक मार्क नहीं किया है तो आप नो करके लिख दीजिए, या जो तुम्हें लगता था बट यू डिडंट मार्क बिकॉज नेगेटिव मार्क्स है तो वो लिखिएगा कि प्रोबेबली मेरा आंसर ऐसा होता, यू राइट इन दैट वे। फिर आपने क्या सोचा होगा? एक्सप्लेनेशन, सो माय एक्सप्लेनेशन, माय एक्सप्लेनेशन, ये दूसरी चीज है। कुछ भी आपने सोचा हो, ऑफ कोर्स अगर आंसर गलत हुआ है, हो सकता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट आपने यूज किया वो सही है, कुछ और रीजन की वजह से वो गलत हो गया होगा, बट आपको वो एक्सप्लेनेशन लिखना है जिस तरह से आप वहां तक पहुंचे आंसर तक। फिर आपको जो करना है वो है करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स जब आंसर कीज रिलीज होती हैं तो आपको आंसर तो पता ही है, करेक्ट आंसर। एंड जो इसमें फोर्थ है वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर सब कुछ छिपा हुआ है बेटा, क्योंकि आपको एग्जाम में, जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, उसमें ये ही करना है। ये वाला पार्ट आपका, इसको बहुत अच्छे से लिखना है। हो सकता है 1.5 से 2 पेज, 3 पेज में एक क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ हो, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना नहीं, टाइम देना है। हो सकता है पूरे दिन भर में आप केवल यही काम कर पाए जिसको आपने एनालिसिस किया, तो वो टाइम दीजिए, ठीक है। आपका 1.5 मंथ में, 2 मंथ में मेजर टेस्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें टाइम दीजिए एनालिसिस में। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि मेरी मिस्टेक्स क्या है, तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे बेटा? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, जरूरी नहीं है बेटा कि एक्सप्लेनेशन एक ही हो। किसी क्वेश्चन के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, आप सारे लिख सकते हैं यहाँ पर, बट बेस्ट जो आपको लगता है, जो कम से कम टाइम में आपको आंसर तक पहुंचा पाए और करेक्ट होना चाहिए, हाँ, वो यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। आप इसमें टीचर से डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस, हो सकता है जो आपका सॉल्यूशन आया हो पेपर का, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। टीचर से जो आपको पढ़ा रहा है उससे डिस्कशन किया, फ्रेंड से डिस्कशन करने पर अगर ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड ने कोई बहुत अच्छा सा मेथड बता दिया, फटाफट आंसर आ रहा है, सो बिफोर यू राइट हियर, टीचर से एक बार डिस्कस कर लो कि वो सही वे है कि नहीं है। तो अगर 2-3 मेथड्स पॉसिबल है, सब लिख सकते हैं, बट बेस्ट वाला आप यहाँ पर जरूर डालिए। रिजिड नहीं होना है कि जो मैंने कर दिया है वो सही है, इसका मतलब है कि मेरा ही एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा, मैं वही लिखूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। अगर आपसे बेटर आपके फ्रेंड ने कर दिया है या टीचर आपको बता रहा है तो उसको जरूर लिखे, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलता हूं बेटा, 5th पॉइंट में स्पेशल कमेंट। कोई आप यहां पर, इसको मैं बोलता हूं स्पेशल कमेंट। इसमें क्या करना है? 3 चीजें बेटा, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू सी, एक इसमें आप लिख सकते हैं बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मीनिंग है? न्यूट्रल का मीनिंग है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आप घर पे कर रहे थे, टीचर ने कराया, एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, एग्जाम में आ गया और आपने उसको कर दिया। अ काइंड ऑफ बोर्ड लेवल टाइप हो गया कि आई वॉज फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स, आई वॉज फैमिलियर विद टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन एग्जाम में एंड आई डिड इट। तो वो न्यूट्रल आपका माइंड में होना चाहिए कि इट्स ओके। दूसरा, अगर वैसा क्वेश्चन जो आप घर पे बहुत कर रहे थे, बुक्स में भी दिया हुआ था, आप सॉल्व कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एग्जाम में मे बी बिकॉज ऑफ
प्रेशर, पैनिक कर गए, टाइम कम पड़ गया, वॉटेवर, आप नहीं कर पाए तो ये आपके लिए बैड फीलिंग्स वाला होना चाहिए। तो आप जो स्पेशल कमेंट है उसमें बैड फीलिंग्स आप लिखिए। और थर्ड एंड जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स आई वॉज अवेयर ऑफ, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था। ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन मिला आपको एंड मैंने वो कर लिया। नया टाइप का क्वेश्चन मैंने कर लिया। अगर ये आया तो ये आपको गुड फीलिंग्स वाला लेकर आना चाहिए। यहां पर याद रखना, इट्स नॉट अबाउट इजी और डिफिकल्ट, इट्स अबाउट न्यू। डिफिकल्ट ये नहीं होता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था और मैंने घर पे भी किया था और यहां पर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने क्रैक कर दिया, वो डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट आपकी नजर में वो होना है जो नया है। ठीक है, सो इफ देयर वाज अ न्यू क्वेश्चन, you were aware of concepts and you solved that question in the exam, तो what kind of feelings? good feelings आपके पास आनी चाहिए ये। और अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, question was new and I failed to get the answer, again neutral। ठीक है, तो याद रखना, अगर कई सारे टेस्ट पेपर के एनालिसिस के बाद आप ये रियलाइज करते हो कि आपका ये जो गुड वाला पोर्शन है ये ज्यादा है, तो आप मान कर चलिए आप टॉपर की लिस्ट में हैं। जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में आप टॉपर की लिस्ट में होने वाले हैं अगर आपकी ये गुड फीलिंग्स ज्यादा हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन आता था एंड इट्स नॉट अबाउट इजी और डिफिकल्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, इजी डिफिकल्ट नहीं, नया क्वेश्चन। नया मतलब वैसा तुमने नहीं देखा था। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन आया और तुमने किया, गुड फीलिंग्स वाली चीज यहां पर आ गई। जितना ज्यादा आपके फाइल में, आपके डायरी में ये गुड फीलिंग्स वाला होगा, उतना आपको अच्छी रैंक जेईई एडवांस में आएगी। ठीक है, न्यूट्रल हुआ तो आप समझ लीजिए आपकी ठीक ठाक रैंक आएगी, मतलब आपको जो चीज पढ़ाई जाती है सब समझ में आती है और एग्जाम में भी अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप कर लेते हो, तो वो न्यूट्रल फीलिंग्स है। अगर बाई चांस आपके टेस्ट में या एनालिसिस में बैड फीलिंग्स वाला पोर्शन ज्यादा है, कई सारे टेस्ट के एनालिसिस करेंगे और बैड वाला ज्यादा है। बैड क्या क्या था बेटा, कि आप वैसे क्वेश्चंस जो आपको क्लासरूम में कराए गए, आपने बुकलेट में भी सॉल्व किए, दूसरी रेफरेंस बुक में भी सॉल्व किए थे, एंड यू फेल्ड टू गेट आंसर ऑफ दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो वो बैड फीलिंग्स वाला है। तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बेटा, गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब। तो क्या करना है फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है बेटा कि आप टाइमर सेट करके टॉपिक डिसाइड करके रेगुलर मैनर में इट्स लाइक 25 क्वेश्चंस पिक किए, टाइमर लगा दिया इसमें 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सब्जेक्ट का और किस पोर्शन का टेस्ट ले रहे हो। लाइक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर लिया हुआ है तो 30 मिनट्स आप टाइमर लगा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपने पिक किया हुआ है तो 45 मिनट्स लगा सकते हैं, है ना। मैथ्स का लिया हुआ है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो 1 आवर का लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने टाइमर सेट कर दिया और पेपर को टेस्ट स्टाइल में किया। पेपर मतलब इन क्वेश्चंस को टेस्ट स्टाइल में किया, ठीक है, टेस्ट स्टाइल में किया। जो आया ठीक है, जो नहीं आया उसको छोड़ दिया। ये जो भी आपने किया उसके बाद आप इनका भी उसी मैनर में एनालिसिस करें, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप
आपका ये बैड फीलिंग्स वाला पोर्शन ज्यादा है। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसे सेट करके टॉपिक टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर निकाले, फिर एनालिसिस किया। अगर बाई चांस आपका 25 क्वेश्चंस में से केवल 5 क्वेश्चन सही होता है, देन ऑल्सो इट्स ओके, देन ऑल्सो इट्स ओके। इफ यू आर गेटिंग ओनली 5 questions correct out of 25 questions, it's okay, but नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी छोड़नी नहीं है बेटा। यहां छोड़ दोगे, नए घर पे नहीं करोगे नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वही पुराने क्वेश्चंस बार बार करते रहोगे, तो तुम्हें गलत फहमी हो जाएगी कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। ठीक है, वही क्वेश्चंस बार बार कर रहे हो, कुछ नया आप जा ही नहीं रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे अचानक से? वहां तो और प्रेशर होगा, सराउंडिंग में आपके वो पेरेंट्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वहां पर तो सब कुछ नया होने वाला है। सो even if you get 5 questions out of 25 questions, you have to practice in this way। कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये काम करना है एक्सपीरियंस लेने के लिए बेटा। हाँ, एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करना है, क्योंकि ये जब इंप्रूव होगा, एक दिन में नहीं होने वाला, ये इंप्रूव होगा। जब पहली बार आप कुछ नए ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो 5 क्वेश्चंस होगा, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को नहीं, दूसरा सेट, क्योंकि आप देखेंगे आपके पास जो बुक्स होती हैं, कोई भी बुक आप उठा लेंगे तो उसमें एक उसमें आप देखेंगे तो 250-300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस तरह के आप 25 क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है बेटा। आपको रेफरेंस बुक, जैसे टीचर ने कोई प्रॉब्लम्स की बुक बताई है, वो तो नॉर्मल आपने सॉल्व की, उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप टीचर से बात करेंगे कि ये इसके अलावा और कौन सी बुक मैं परचेज कर सकता हूं, तो वो जब नाम बताएगा तो उसको पहले उसमें नहीं सॉल्व करेंगे, वो तो नॉर्मल जो आपको पहले बताई गई कि पहले बुकलेट सॉल्व करना है, फिर एक बुक आपको बताई गई रेफरेंस, वो सॉल्व किया। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूं बेटा जिनका ये बैड वाला फीलिंग्स का पोर्शन ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है नए क्वेश्चंस की। ठीक है, ये वैसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर्स के जो है 10 इयर्स के क्वेश्चंस या 5 इयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन ज्यादातर उसमें से आ गया। नहीं, यहाँ पर माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर आप मान कर चलेंगे कि हर क्वेश्चन लगभग नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जब नया क्वेश्चन होगा तो अचानक से वो चीजें समझ में नहीं आती, उसके लिए घर पे प्रैक्टिस आपको नए क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। ठीक है, नए क्वेश्चंस कम आ रहे हैं चलेगा, एक्सपीरियंस मैटर करेगा बेटा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब तुम्हें लगेगा कि तुम सॉल्व कर रहे हो और आंसर देखो सही सही आ रहे हैं, नाउ मैं नए क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, एक्चुअली वो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा जो तुमको आंसर लेकर दे रहा है। ठीक है, मार्क्स लाना आदत बनानी है, तो शुरुआत में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपको कम क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि ये सब नए क्वेश्चंस हैं। तो आप टाइमर सेट करके, टॉपिक डिसाइड करके 25 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स या 40 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, टाइमर सेट किया, सॉल्व किया, फिर इनका एनालिसिस सेम मैनर पे। हाँ, इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जितनी इंपॉर्टेंस हमको अपने मॉक टेस्ट, AITS, मेजर टेस्ट, इनके क्वेश्चंस के एनालिसिस में देना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, तुम्हारे लिए नए होंगे, बट ये मार्केट में जो है वो सब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं पेपर में बेटा आपके लिए, दीज आर बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। और ये जो जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे भी लेवल अप क्वेश्चंस हैं। तो ये एनालिसिस तो आपको बहुत अच्छे से कर रही है, और इसमें अच्छा बनने के लिए क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, पैनिक नहीं करना है किसी चीज को लेकर के, गिव अप नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ बोला कि 5 क्वेश्चंस किसी बच्चे को अगर सही आ रहे हैं आउट ऑफ 25, अगर वो गिव अप कर देगा तो यही कहानी खत्म हो जाएगी। जब आप ये चीज करोगे, मान लीजिए ऐसा आपने 10 टाइम्स किया, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के लिए या जो भी आपने, आप बिलीव मी, कभी आपको 5 क्वेश्चन शुरुआत में आ रहा तो धीरे धीरे वो 10 जाएगा ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये इसी पर रहे या नीचे चला जाए। ये एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली आगे लेकर जाएगा, बट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस। जब तक आप क्वेश्चंस, आप स्विमिंग पूल में किनारे पर बैठकर जितने भी रूल्स पढ़ लें, जब तक आप जंप नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो जंप करना है, भले ही आपको प्रॉब्लम होने लगे। 5 क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं आउट ऑफ 25, इट्स ओके। एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई। ये आप बेटा नोट कर लो, ये आपको करना ही करना है ये एनालिसिस, और कोशिश करना है कि आपके क्या चीज बढ़ जाए बेटा, जो गुड फीलिंग्स वाला पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आपके उसमें आने लगे। ये आपको करना है, इसको नोट कर लो बेटा, ये काम आपको करना है, आज से ही शुरू कर देना है। कोई क्वेरी है बेटा, कुछ पूछना चाहते हो जो आपके माइंड में हो, बिकॉज इम्प्रूव करना है अपने को। अगर मुझे x मार्क्स आ रहा है तो मुझे x+1 चाहिए, मैं नीचे क्यों जाऊं? सर अगर जेई एडवांस के क्वेश्चन से बेटा नहीं होते तो हम लोग 42 इयर्स जेई एडवांस पेपर के पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए क्यों बोलते हैं? वेरी गुड, अच्छे से देखो, किसी भी स्टाइल से आप पूछें। जैसे आप, ये दिव्य पूछ रहा है कि हमें क्यों फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने को बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करने को नहीं बोलते हैं कि वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। एडवांस एग्जाम की बात करो बेटा, वैसा एग्जाम में आपको मिल जाए। आपको ये दिखाने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। वो जो नया वाला स्टाइल है ना, वो अगर आप किसी दूसरे, जैसे आप सीबीएसई बोर्ड का जो लोग पेपर सेट करते हैं या जेईई मेन का जो पेपर सेट करते हैं, उनसे आईआईटी के जो प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं, वो डिफरेंस जानना बड़ा जरूरी है बेटा। लेवल क्वेश्चन का, ठीक, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि नया क्वेश्चन का मतलब लेवल खराब भी तो कोई बना सकता है, राइट ना। तो लेवल भी अच्छा और नए क्वेश्चंस, वो कहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा? वो एक्सपीरियंस मिलता है जब हम प्रीवियस ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इस गलत फहमी में नहीं रखना है अपने को कि जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए तो अपना काम चल गया, ठीक है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले, जस्ट टू गिव यू एक्सपीरियंस की व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअली वो सेम रहने वाला। तो आप ये रियलाइज करोगे, अच्छा ये 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था उसी कॉन्सेप्ट पर, और 2010 में उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया, और वो डिफरेंस आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है। आप अपने मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस को उठाकर देख लो बेटा, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया गया एग्जैक्टली वैसा ही आ गया। हाँ, आप बोलोगे कि नहीं मेरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया, काफी कॉन्सेप्ट्स उसी स्टाइल में थे जो वो वहां पर क्वेश्चन में नजर आ रहे थे, वो हो सकता है। बट क्वेश्चन आप देखोगे तो जैसे आपने लेटर से कहीं पर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने 7 निकाला, लेकिन आंसर निकला 8, यानी आप काफी क्लोज थे आंसर के, बट आंसर आप मैच नहीं करा पाए। तो वो जो डिफरेंस, जो गैप रह गया ना, वो गैप हमें फिल करना है, और जब वो गैप फिल होगा तो ही आपका वहां पर एक्चुअल एग्जाम में भी रैंक अच्छा आएगा। आप समझने की कोशिश करिए, आप खुद भी रियलाइज करेंगे बेटा, बोर्ड एग्जाम में पैसेज टाइप के क्वेश्चंस आप समझते हैं। पैसेज टाइप आप खुद ही सोचिए, इंग्लिश में पैसेज क्या उसमें आया, व्हाट इज योर, उसमें लिखा हुआ योर नेम इज श्याम पैसेज में, और क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम, और नीचे लिखा राम श्याम घनश्याम। तो ये तो आसानी से आप टिक कर दिए, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया गया, पैसेज में आपको क्या दे दिया गया, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि पैसेज में आपको डेटा दे दिया गया
क्या डेटा दे दिया गया? आपको पीके वैल्यू दे दिया, आपको पीके वैल्यू H2O का दे दिया, इसका 15.75 लिखा हुआ है। आपको पीके वैल्यू एसिटिक एसिड का दे दिया गया है, 4.75 लिखा हुआ है। आपको पीके वैल्यू H2CO3 का दे दिया गया है, इसमें ये 6.37 लिखा हुआ है। आपको पीके वैल्यू इसका फिनॉल का दे दिया गया है, 9 पॉइंट समथिंग आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह आपको पीके वैल्यू दे दी, पीके वैल्यू आपको दे दी, और उसने आपसे केवल इतना पूछ लिया कि जो क्वेश्चन है कि जैसे इस टाइप की क्वेश्चंस हमने वैसे किए हुए हैं, बट आप एक आइडिया लेने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, which of the following compound will liberate CO2 gas from sodium bicarbonate solution? एक आइडिया आप सोचिए, पैराग्राफ में उसने ये डेटा आपको दिया है। ठीक, ये तो थोड़े नोन आपके लिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल अननोन सा आ सकता है ना, HA, HB, HC इस तरह करके दे दिया उसने। कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या यूज होता है बेटा? तो अब इसमें ऑप्शन लिख कर देगा, वो कुछ ना कुछ आपको दे देगा, एसिटिक एसिड दे दिया, फिनॉल दे दिया, या कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, इस तरह से ऑप्शंस दे दिया। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जब भी कोई कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे लिए बेस का काम कर रहा है। तो पुराना जो हम रट कर रखते हैं कि एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, उसको तो भूल जाना है। कॉन्सेप्ट यहां क्या लगा बेटा? HCO3 माइनस इज अ बेस, बेस आया, H प्लस खाया। बेस क्या था? HCO3 माइनस, क्या खाया? H प्लस, क्या बना देगा? H2CO3। बाकी चीज सॉल्ट है। तो यहां पर आपका ये HA इधर एसिड है और H2CO3 इधर एसिड है। H2CO3 जब डिकम्पोज होता है तो H2O और CO2 में कन्वर्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है। कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है कि रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ लेफ्ट हैंड साइड एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन राइट हैंड साइड एसिड। इसीलिए पीके वैल्यूज आपको डेटा में दिया हुआ है। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये डेटा कैसे यूज करें। सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट की बेसिक से, हमें मतलब था कि इसका जो कॉन्जुगेट है दैट इज H2CO3, ये जो कंपाउंड है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, देन एंड ओनली देन HA विल लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। उसके हिसाब से इधर हम ऑप्शन चूज कर लेंगे। आपका H2CO3 का पीके वैल्यू दिया हुआ है, तो हर वो कंपाउंड जिसका पीके वैल्यू इससे कम होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो वो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 लिबरेट करा देगा। ठीक है, आप किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कुछ भी बोल देगा वो। जैसे मान लीजिए कि हमने सल्फोनिक एसिड ले लिया, तो कई बार गलतफहमी में हम सल्फोनिक एसिड से SO2 गैस निकलवा देते हैं, जबकि जो गैस रिलीज हो रही है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से हो रही है, तो हमेशा CO2 ही रिलीज करेगा। तो ये डिफरेंस है बेटा जेईई एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और बोर्ड एग्जाम वाले। तो हम जो पेपर आपको देते हैं, मेजर टेस्ट या मॉक टेस्ट आपको देंगे, AITS देंगे, उसमें बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। तो सबका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बेटा। और एट द एंड आप भी चाहते हैं कि आपका मार्क्स आए और रैंक आए, हम भी चाहते हैं। तो अगर कुछ वैसा आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मैसेज करिए मुझे, सो मैं रिप्लाई करूंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलो।